Hello students, I am Vivek Wankhede and we are studying National Income of Macroeconomics, class 12th. We have already covered both the methods like value added method and income method of national income calculation. And now we are heading up to the next video which is expenditure method. Now tell me, अभी तक आपने क्या सीखा? Whatever I have taught you, मैंने आपको बताया कि अलग अलग मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम आती है, उसमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आता है यदि वो सेम क्वेश्चन है तो। यदि पर्टिकुलर चेंज हो गए हैं और क्वेश्चन अलग है तो फिर वो अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों मेथड्स हमेशा से कॉमन रहती है। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड, जिसमें वैल्यू एडिशन कितना होता है वो हमारी वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद हमने देखा कि इनकम, अब जो इनकम हुई उस इनकम को ही खर्च किया गया। वट एवर इनकम द रेसिडेंट्स हैव अर्न्ड, दैट इनकम इज ओनली स्पेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वर्ड मैंने रेसिडेंट्स क्यों यूज किया? क्योंकि इनकम किसकी कैलकुलेट कर रहे थे हम? रेसिडेंट्स। जब हम रेसिडेंट्स की ही इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे तो रेसिडेंट्स के ही एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या अब्रॉड में जाके करे, कहीं भी करे। लेकिन यदि रेसिडेंट कोई खर्च कर रहा है तो वो एक्सपेंडिचर काउंट होगा, और यदि कोई बाहर का रेसिडेंट हमारे यहाँ आके एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। ये भी बात सही है। जब हम अपने रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उनके रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर उनके यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इट्स अ म्यूचुअल थिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर मेथड। थ्योरी से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, फैक्टर इनकम इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम कैसे मिली? फैक्टर सर्विसेज के बदले में। फैक्टर सर्विसेज किसने दी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको बदले में क्या मिला? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्च के फॉर्म में खर्च किया, तो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च किया जाता है। क्यों एक्सपेंडिचर किया जाता है? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज की जाती है? टू सेटिस्फाई द नीड्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। देन सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना, एक्सपेंडिचर मेथड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ऑल द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स क्यों लिखा है यहाँ पे? ये फॉरेनर्स दो टाइप से कंसिडर कर। एक तो फॉरेनर वो जो यहाँ आके खर्च कर रहा है, उसके एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे। और दूसरा ऐसा फॉरेनर जो हमारा रेसिडेंट है लेकिन फॉरेन में रह रहा है और वो फॉरेन में खर्च कर रहा है। तो ये दो टाइप्स। हाउस होल्ड तो आपको पता ही है, इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं। बिजनेस फर्म्स वो भी इन्वेस्ट करती है, और उसके अलावा गवर्नमेंट भी बड़ा एक सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत कुछ गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट रहता है, वो किसी तरीके का प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता है। एंड देन फॉरेनर्स। नाउ हाउस होल्ड्स में भी दो होते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स और कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं एनजीओ टाइप, जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, वो सिर्फ किस पे वर्क कर रहे होते हैं? कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। उनके लिए जो काम कर रहे होते हैं, कोई कंपनी नहीं होती, कोई फर्म नहीं होती जो प्रॉफिट के लिए काम करती, तो वो भी रहते हैं। ओके, सो ये अब अच्छा इसमें एक चीज और लिख देता हूं ताकि याद रहेगा आपको। दैट इज ऑफ रेसिडेंट्स, और जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनका तो माइनस करना ही है, वो तो हमको पता है। चलो, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स। यानी कि लगभग सारे ही चारों सेक्टर कवर्ड। लगभग क्या, सारे हैं ही। ओके, सो ऑल द फोर सेक्टर्स आर कवर्ड। देखो, समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ये जो सभी का फाइनल खर्च है ना, वो जीडीपी के बराबर होता है। अब क्यों भाई, क्यों होता है जीडीपी के बराबर सबका फाइनल एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पे आपने मेरी इनिशियल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फेज और दूसरा फेज हमेशा बराबर ही होता है। वन फेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू अनदर फेज। यहाँ पे जो इनकम हो रही है वही एक्सपेंडिचर होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वही बाद में सर्विस के फॉर्म में बन के पेमेंट। मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए वो प्रोडक्शन के बराबर ही एक्सपेंडिचर है। सभी का खर्च मिला लिया,
हर किसी का किया जाने वाला खर्च मिला लिया तो फिर तो वो हो गया ना जीडीपी के बराबर। जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही तो खर्च होगा, क्योंकि जितना प्रोड्यूस होगा उतनी इनकम होगी, जितना प्रोड्यूस होगा उतनी ही इनकम होगी, तो वो खर्च किया जाएगा। ओके, इसका एक और नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मतलब इनकम को डिस्पोज करने की मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड, ये चीज। ओके, अब ये कुछ थ्योरी हो गई एक्सपेंडिचर मेथड की। अब जरा मेन फॉर्मूला देखते हैं। ये देखो कैसा दिख रहा है, ये जो बॉक्स है वो मेन फॉर्मूला है। हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है कि जो फॉर्मूला बॉक्स में दिया है सबसे पहले वही अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला बॉक्स में दिया है वही अप्लाई करना है, उसके अलावा कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी। यदि इनमें से कुछ नहीं दिया है तो फिर आप इधर से निकाल सकते हैं, वरना जब तक ये चीज दी है तब तक अगली पे नहीं जाना। और उसके भी कुछ सब हेडिंग होते हैं। मान लो ये जीडीसीएफ दिया है, अब जीडीसीएफ नहीं दिया तो ये लगाया, ये नहीं दिया तो ये लगाया, लेकिन यदि ये दिया है तो इसी को लगाना है, इसके आगे नहीं जाना। समझे? तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखना, मैं एक बार जरा जूम कर लूं इसको। दिख रहा है वैसे क्लियर, जूम की जरूरत है नहीं। ओके, सो पीएफसी, ये देखो जीडीपी एमपी, एक तो पहली बात जीडीपी एमपी में पहला क्या है? पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। यूजुअली ऐसा कहते हैं कि भाई ये फुल फॉर्म याद करो वगैरह। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में याद करना सबसे आसान। इसके नाम एक बार याद हो जाते हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में याद रखने में आसानी है। पूरा का पूरा नाम यदि यहां लिख दूंगा तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। चलो पहले से स्टार्ट। पहला कंपोनेंट क्या है? पहले कंपोनेंट, सबसे पहले तो क्या याद रखना है कंपोनेंट्स में जाने के पहले, कि इधर हम फॉर्मूले में क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी एमपी। ये नेशनल इनकम का डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये जीडीपी एमपी का कैलकुलेशन है, याद रखना। इनकम मेथड में क्या निकलता है? एनडीपी एफसी। वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर दोनों ही मेथड में जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। उसमें भी जीडीपी एमपी निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ता है वैल्यू एडेड में, यहां सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो ये याद रखना, ये भूल गए मतलब क्वेश्चन 100% गलत है। यदि आपने सोचा अरे नेशनल इनकम कैलकुलेशन की मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, विवेक सर ने फॉर्मूला सिखाया है, हमने सारा याद कर लिया और हमने सीधे नेशनल इनकम निकाल के ये लिख दिया, गलत हो जाएगा। जीडीपी एमपी निकालना है, उसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एफसी में। एनएनपी एफसी होता है नेशनल इनकम। ओके फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना इजी देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे भैया एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है तो सॉरी, जब एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो आएगा। फाइनल कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया किसने किया? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड। प्राइवेट में इसमें दो आते हैं, एक कौन सा? एक आएगा हाउस होल्ड, एक आएगा हाउस होल्ड और दूसरा आएगा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ये तो थोड़ा ऐसा कर देता हूं ताकि दिख जाए। लकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो हाउस होल्ड्स हैं, वो हाउस होल्ड जो अपने लिए डायरेक्टली खर्च कर रहे हैं, वो कंजम्पशन के लिए जो उनका खर्च है वो आ रहा है, प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस मतलब जो हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन पे वर्क कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहे, वो हाउस होल्ड के कंजम्पशन पे वर्क कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं या हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो हमने बात की थी 4 तरीके के मेजर हमारे जो सेक्टर्स थे, तो चारों को हमको इधर निकालना है। तो पहला हमारा हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो पर्सन अपना करते हैं। एक चीज याद रखनी है, ये हाउस होल्ड्स में कौन है? हाउस होल्ड्स में ओनली रेसिडेंट्स। एडिशन किसका किया जाएगा? रेसिडेंट्स का।
और मतलब ये ऐड नहीं करना है फॉर्मूले में, ठीक है, ये हाँ ऐसा लिखूंगा तो फिर बोलेंगे यार रेसिडेंट को ऐड नहीं करना है, ओनली ऑफ रेसिडेंट्स, जो नॉन रेसिडेंट है ना, जो हमारे देश में खर्च तो कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉन रेसिडेंट, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो तो डिडक्ट हो जाएगा, वो तो माइनस हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपने रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंट अब्रॉड में भी जाके पैसा खर्च करके आया हो, अब्रॉड में भी यदि उसने पैसा खर्च किया है तो वो पैसा विल बी इंक्लूडेड हियर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर देयर कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका एब्रिविएशन PFCE क्वेश्चन में पूरा दिया रहेगा। ये बहुत अच्छी बात होता है, मैं जो क्यों मैं कहता हूं कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, क्योंकि आपको याद तो करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल यदि आप भूल गए तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी फुल फॉर्म दिया रहता है, तो आपको रिकॉल करने के लिए वहां पे सब दे रहता है, तो आपको आराम से याद आ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये चीज ठीक, ओके। देन द सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारा तीसरा सेक्टर है यहाँ पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब भाई यहाँ पे हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कौन सा कंजम्पशन करता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट वाला तो समझ आता है, चलो प्राइवेट वाला सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कोई ना कोई गुड्स खरीदेगा, कुछ सामान खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या खरीदेगा? गवर्नमेंट तो कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन भी क्या करेगा? तो गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन होता है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज क्रिएट करने में जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करनी है, पूरी डिफेंस सर्विसेज चलानी है, हॉस्पिटल्स चलाने हैं, एजुकेशन सेक्टर चलाना है, मतलब ऐसी चीजें जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो भी तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, मतलब फाइनली खर्च किया गया कंजम्पशन के लिए। बस ये डिफरेंस है कि इनका जो खर्च है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और जो प्राइवेट वालों का है, हाउस होल्ड का है, उनका ऊपर वाले इस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफी सारी चीजें खरीदते हैं एक्सपेंडिचर के लिए, उनके काम के लिए, उनके यूज के लिए। इनफैक्ट इसमें उनकी सैलरी भी इंक्लूडेड होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरीज है वो भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट इज कंज्यूमिंग दैट थिंग एंड दैट इज गिविंग अ सैलरी टू द एम्प्लॉइज। इसके अलावा, उनकी सैलरीज के अलावा गवर्नमेंट के जो इन्वेंट्री वगैरह जो खरीदती है गवर्नमेंट, जो उसके उनके काम में यूज में आते हैं, वो वाली चीजें भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज होती है, ओके। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसमें कि हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट वाले हैं, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट वाले। इसमें ना गवर्नमेंट में एक और चीज है, जैसे कि आपकी जो एम्बेसीज वगैरह होती है, हमने बताया था बाकी सारे देशों की एम्बेसी यहाँ पे रहती है, कभी किसी एम्बेसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ खरीदा है अब्रॉड से डायरेक्ट, गवर्नमेंट कुछ वहां से खरीद रही है, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। और यदि गवर्नमेंट ने कुछ बेचा है, कुछ सेल किया है, तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब सेल किया तो रेवेन्यू आया, ओके। सो से 100 रुपए की चीजें बेची और 80 की खरीदी, मतलब नेट 20 रुपीज की बेची। 100 रुपीज की चीजें आपने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, वहां से खरीद के लाए, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज की चीजें आपने उनको सेल कर दी, तो नेट एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 80 तो वापस आ गए, 100 दिए थे, 80 वापस आ गए, तो बचे कितने? 20। वो 20 नेट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस तरीके से देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो एम्बेसीज पे खर्च कर रही है, फॉरेन से कुछ खरीद रही है, यहाँ पे लोकल में कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, उनके लिए जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो एयर कंडीशनर, कूलर, फैन वगैरह ये सब जो लगे, ये जो एक्सपेंडिचर है तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम क्यों गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे पैसे से प्रोवाइड की गई, सो उनको वहां पे अलॉट किया गया है हमारी वजह से, ताकि वो वहां पे बैठ के हमारा काम कर सके। ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर जो है, इट इज अ वेरी वाइड सेगमेंट, ओके। एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एक और बात है कि प्रॉफिट में नहीं होते, तो इनके पास पैसा बचने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री जहां पे खर्चे बहुत सारे,
तो ओके, सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट सेक्टर का खर्च, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट सेक्टर का खर्च। ये दोनों सेक्टर क्लियर है, प्राइवेट की वो दोनों क्लियर है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट। देख ले भाई वीडियो चल रहा है क्या। नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये आपको लग रहा होगा जैसे किताब में कई सारी थ्योरी दी रहती है। मैं थ्योरी क्यों नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे इन पॉइंट्स की, उसका रीजन ये नहीं है कि थ्योरी आएगी नहीं एग्जाम में या थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं थ्योरी पढ़ाते वक्त इसलिए लिखना पसंद नहीं करता क्योंकि पहली बार ऑलरेडी वो किताब में लिखी है। यदि आपको कुछ लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाता हूं कि आप वर्ड्स से याद रखने की कोशिश करो। यदि आप वर्ड्स से चीजों को याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको कम चीजें याद रखनी पड़ेगी, और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास सिर्फ आपके 12th की एग्जाम की तैयारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पास आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिनके लिए आपको तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको टाइम निकालना है। वोकैबुलरी सुधारनी है, पर्सनालिटी डेवलप करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत सारे काम। तो जितना कम वर्ड्स में आप ज्यादा चीजें ध्यान रख पाओगे उतना, और ये रिलेट करते करते आता है, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये प्रैक्टिस करते करते आता है। कई बार हमको लगता है ना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके कम पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, जो थोड़ा पढ़ते लास्ट में पढ़ते, उनके एक्चुअली रिलेट करने की एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो तुरंत उसको कैप्चर कर लेते हैं और रिलेट कर देते हैं। लेकिन यदि आप शुरू से भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वर्ड से याद है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो क्लियर है, एक्सपेंडिचर मेथड है, फाइनल कंजम्पशन के लिए काम हो रहा है। प्राइवेट वाले में कौन कौन आ रहा है, तो हाउस होल्ड आ रहे हैं और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। अब इसकी जगह गवर्नमेंट हो गया, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। अब गवर्नमेंट यदि, वैसे तो ये दोनों हमेशा पेपर में दिए रहते हैं जैसे कि वैसे, लेकिन कभी नहीं दिया तो हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट वालों को ऐड कर लेना। यदि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट का नहीं दिया, लेकिन वहां पे दे रखा है कि गवर्नमेंट ने सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय द गवर्नमेंट, वो दे रखा है। उसमें दे रखा है परचेसेस फॉर एम्बेसीज, उसके अंदर दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, मैंने कहा था ना वो पंखा वगैरह ऐसा कॉस्ट जो लग रहा है वो गवर्नमेंट का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो सब चीजों की जो लग रही है कॉस्ट उनको, वो सब आप ऐड कर देना वहां पे। तो ये इस टाइप से आप इसको लिंक करके यदि चलेंगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा है। ठीक, ओके। देन नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगला कंपोनेंट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, इसमें और इस नीचे वाले में होता है कंफ्यूजन, पर हमको नहीं होगा क्योंकि हमको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है कि यहां कंफ्यूजन होने वाला है, तो हमको पता रहेगा कि क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो नाम से याद रखो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से क्या समझ आ रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि कभी कुछ चीज ना समझ आए, स्टेटमेंट लाइन वगैरह, तो वर्ड्स ब्रेक करके कोशिश करो। देखो ब्रेक करके, डोमेस्टिक तो पता है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बन रहा है। देखो यहाँ पे तो कंजम्पशन के लिए था, इनका फाइनल कंजम्पशन था जिसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे वो कैपिटल बना रहे हैं। यहाँ पे कोई वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ऐसी कुछ चीज खरीद रहे हैं, घर बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, मतलब यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट करती है हमारे बिजनेस फर्म, मतलब हमारा सेकंड सेक्टर फर्म्स, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो भाई हाउस होल्ड वाला हो गया, गवर्नमेंट वाला हो गया, अब ये आ गया डोमेस्टिक का। तो जो फर्म्स का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, इजी तो है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको एक और नाम, इसका क्या नाम था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसका एक और नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती है, उन्हें जो हाउस होल्ड करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्या, नहीं, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाउस होल्ड जो करता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो हमारी फर्म्स है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों चीजें, ओके। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया,
तो क्या करें, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया, ये दोनों चीजें नहीं दी, तो फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि कैपिटल में तो सारी चीजें आ गई, लेकिन यदि कैपिटल नहीं दे रखा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, तो फिक्स कैपिटल अलग से ऐड कर लिया, प्लस उसके अंदर इन्वेंट्री यानी कि जो फिक्स नहीं है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड वगैरह, उनको अलग से ऐड कर लिया। मतलब आपने रॉ मटेरियल से गुड्स के प्रोडक्शन में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो या फिनिश्ड गुड्स का हो, मतलब एक रॉ मटेरियल जो परचेज करके रखा है, एक वो जो भी प्रोसेस में चल रहा है सेमी फिनिश्ड, और एक वो प्रोसेस से बाहर हो चुका है, इन तीनों को इन्वेंट्री में ऐड कर लिया आपने। और यहां पे क्या रखा, यहाँ पे फिक्स्ड वाली चीज रखी, जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, मशीन्स वगैरह ये सब, वो आपने यहाँ पे रखा, बाकी का रॉ मटेरियल। कितना स्मार्ट बात, कितनी स्मार्ट और कितनी इजी बात है ध्यान रखने के लिए। GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यदि आप फर्क ना कर पाओ, तो फिर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी ही नहीं, आपने शायद पढ़ाई ठीक से करी ही नहीं। बच्चे कहते हैं सर वो हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में और फिक्स्ड में, हमको लगता है कि फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड है तो उसमें इन्वेंट्री भी तो ऐड करोगे ना। आपने फिक्स को पूरा डोमेस्टिक मान लिया क्या? फिक्स के अंदर रॉ मटेरियल का है, फिक्स के अंदर तो फिक्स्ड ही है ना। मतलब थोड़ा सा दिमाग को खुला रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया तो सीधा उठा के ऐड कर दो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नाम दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सीधा उठा के ऐड कर दो। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर फिक्स्ड और इन्वेंट्री उन दोनों को अलग अलग रखा है, ऐड कर दो। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सारी फिक्स्ड वाली चीजें आ जाएंगी, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर सारा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड। फैक्ट्री में आने के पहले वाला, फैक्ट्री के अंदर वाला और फैक्ट्री के बाहर वाला, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड, उनकी इन्वेंट्री का स्टॉक ऐड कर दो यहां, ठीक है। और वो भी स्टॉक नहीं, उसका चेंज, मतलब ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितना प्रोडक्शन पहले हो चुका है। फाइनल गुड्स ही काउंट कर रहे हैं ना, वो बाकी के नहीं। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो अभी इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके रॉ मटेरियल वगैरह है, वो इंटरमीडिएट गुड्स तो किसी और का फाइनल गुड ऑलरेडी है ही ना अभी, तो उसको आपको नहीं, आपको अपने फाइनल गुड्स मतलब आपका स्टॉक जो चेंज हुआ है ना वो देखना। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों को ऐड करके ये बना लेना। फर्दर यदि ये भी ना दिया, जो कि रेयरेस्ट केस में होता है, यदि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल भी ना दिया हो, तो अब और थोड़ा सा दिमाग लगाना। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है देखिए। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं? मशीन, इक्विपमेंट्स, जो भी आपने बल्क में जो परचेस कर रखा है सारा सामान, वो इक्विपमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ वो बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक सिलाई मशीन वाला है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें सिलाई मशीन खरीदी 10, तो 10 जो सिलाई मशीन खरीदी वो यहाँ आ गई। और यदि फिक्स्ड में है तो फिक्स में तो सारा है, लेकिन यदि नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर दो। इसके बाद रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें घर बनाएंगे वो हाउस होल्ड्स के लिए वगैरह, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं वो। इसमें एक चीज और है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, इसमें हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, लग्जरियस वाले भी, लेकिन घर नहीं आएगा। यदि हाउस बनाया गया है तो फिर वो हाउस यहाँ आ जाएगा। हाउस यहाँ क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब वो पर्सन जो घर बना रहा है, वो घर बना रहा है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, तो उसको यहाँ पे भी है, ठीक है। बाकी तो कंजम्पशन है, ये घर का भी कंजम्पशन यूज करते हैं वो, लेकिन फिर हम घर का, जैसे कार खरीद ली तो कार का एक ही बार ऐड करते हैं, लेकिन घर पे जो टैक्स बनता है वो हम बार बार ऐड करते हैं। घर का रेंट हर साल ऐड करते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो हमने कहा था ना, क्या था वो? इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट था ना कि आपके खुद ही चाहे आप अपने घर में रहो, पर वो रहने की रेसिडेंशियल सर्विस प्रोड्यूस तो हर साल हो रही है ना, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट है, तो उसको यहाँ ऐड करें। तो क्या याद रखना है कि यहाँ पे घर नहीं है, घर यहाँ पे, इनका भी, हाउस होल्ड्स का भी यही, ठीक है। ये ग्रॉस रेसिडेंशियल, मतलब मशीन्स आ गई, घर आ गए, और अब ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कुछ ऐसे इन्वेस्ट, यहाँ पे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का,
यहाँ पे गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डैम्स है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीजें। तो इतना बड़ा डैम बनाया तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, तो दैट विल फॉल अंडर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये जो भी है उसमें गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट वाला भी, रोड्स, डैम्स वगैरह प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले भी बनाते हैं, ठीक है। सो वो सब कुछ यहाँ पे ऐड है। मतलब देश में, जब पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश में जो फिक्स कैपिटल है, वो जो आपका कैपिटल है जो डोमेस्टिक लेवल पे फॉर्म किया गया है, उसमें या तो फिक्स्ड होगा या तो ये वेरिएबल वाला होगा जो चेंज हो रहा है, विच इज नॉट फिक्स्ड, ओके, इंटरमीडिएट वाला। फिक्स्ड में जो जो आता है, क्या आता है, मशीन्स वगैरह आएंगी, घर आ जाएंगे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाली चीजें आ जाएंगी। तो ये तीनों आपने ऐड करके ये बना दिया। मतलब ये ना दिया हो तो ये ना दिया हो तो ये। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यदि दे दिया है तो डायरेक्टली यहां ऐड कर देना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये कर लो। अब देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला है, इसका ये। एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में यदि ये तीन चीजें दी है, बाकी सब दिया है, ये तीन चीजें दी हैं और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया, अब क्या करूं? सर आपने तो इसके साथ ये ऐड करने को दिया। नहीं, मैंने बोला था ऊपर वाली चीज ना दी हो तो नीचे जाना। यदि ऊपर वाली दे दी है तो यहां जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को यहां पे ऐड कर दें। मतलब ये प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया, फिर क्या करेंगे? सिर्फ यही लेंगे, करेक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही लेंगे क्योंकि इसके नीचे जाने ही ना, जब ऊपर की चीज दी है तो नीचे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप देखो, सोच के देखो, आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी कैपिटल बना है वो कैपिटल में क्या क्या आएगा? या तो फिक्स कैपिटल, फिक्स वाली चीज, या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स वाले में भी तीनों चीजें वो भी यहाँ पे आ गई, या तो मशीन बनाएंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या तो घर बनाएंगे, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब ये तीनों क्लियर, ठीक। अब ये तीनों सेक्टर पूरे कवर हो गए, आखिरी बचा फॉरेनर्स वाला। फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉरेनर्स आपसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का ही आपका रिलेशन होता है। यदि आपने एक्सपोर्ट किया है मतलब वो इंडिया का सामान है, इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, तो वो इंडिया के प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड होगा। यदि वो इंपोर्ट है तो वो जो सामान है वो इंडिया के इसमें से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमने नहीं प्रोड्यूस किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो अब एक्सपोर्ट ऐड करना है, इंपोर्ट माइनस करना है, तो इन दोनों को मिला के कॉमन टर्म बना दी नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहां पे एक्सपोर्ट, यहां पे इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। सो जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके लास्ट वाले सेक्टर को, जिसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो। सो दैट इज नेट एक्सपोर्ट। उसमें सारे ही आ गए, कोई पर्टिकुलर कंट्री का नहीं, ठीक। तो ये चार चीजें थी। वीडियो चल रहा है क्या? सो ये क्लियर हो गया बेटा? ये सारा मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। सेक्टर 1, 2, 3, 4 ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये सब कंपोनेंट्स मिला के अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? जीडीपी, एमपी। फिर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपीएफसी होता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, एमपी। क्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई, एफए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआई। ये आपने कन्वर्ट कर दिया जीडीपी को एनएनपीएफसी। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि आप एनएनपीएफसी को याद मत रखो, कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि उसने आपसे नेशनल इनकम ही पूछा हो। इमोशनल नहीं हो जाना, वरना आप क्या, आज तीनों मेथड्स खत्म हो गई, तीनों मेथड्स खत्म हो गई, फॉर्मूले याद हो गए, मैंने इजी वे में आपको समझा दिया याद रखने का, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की और आपने बिल्कुल कहा कि अरे मैं तो रेडी हूं अब एग्जाम। तो अब आपने गए, आप वहां पे आपने कहा अरे क्या बात है, पहले 6 नंबर का क्वेश्चन करता हूं, और पीछे आपने टेबल खोला, पर्टिकुलर्स लिखे, सारा सॉल्व करके आंसर एकदम सही निकाला, लेकिन क्वेश्चन पूरा गलत हो गया क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था आपसे।
जो आपने निकाला है एनएलपीएफ से, उसने कुछ और ही पूछा। 8 एट्रीब्यूट्स है ना इसके, एग्रीगेट, सॉरी एट्रीब्यूट्स क्या बोल रहा हूं मैं भी, 8 एग्रीगेट्स है। तो 8 एग्रीगेट्स है, उनमें से कोई भी पूछ सकता है। उन 8 एग्रीगेट्स के बेसिस पे आपको जो वहां पूछा उसका आंसर करना है, जो आप पढ़ के गए हो वो नहीं, जो वहां पूछा, इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये ऐसा है, कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आता है। अब हम आखिरी चीज देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, दैट इज प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस है? वही है सिंपल पुराने वाली, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड। जो इंटरमीडिएट गुड है, जब उस इंटरमीडिएट गुड को आज तक ऐड नहीं किया तो अब क्यों इंक्लूड करेंगे? तो इंटरमीडिएट गुड पे होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड किसी और का फाइनल गुड है, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वहां पे, तो उसको यहाँ काउंट नहीं करना। मैंने 500 रुपीज दे के कुछ खरीदा, तो 500 रुपीज जिसको दिए उसका फाइनल गुड था, उसने मुझे दे दिया। अब मैंने इसका आगे अभी कुछ नहीं किया, तो ये वाले 500 मैं अपने नहीं ऐड करूंगा, इकोनॉमी में तो उसके ऐड हो चुके हैं ना फाइनल, तो मैं अपने नहीं ऐड, ठीक समझ में आया ना? ये इजी, इंटरमीडिएट कभी नहीं ऐड कर रहे, फाइनल गुड ही ऐड कर रहे हैं और रेसिडेंट्स का ही ऐड कर रहे हैं, याद रखना। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट नॉट इंक्लूडेड क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव सर्विस, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट को यूज नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। तो ट्रांसफर पेमेंट तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी है ना, ट्रांसफर मतलब आपको ने रिसीव किए, आपने किसी को दिया, तो वो भी कहीं काउंटेड नहीं है। देन सेकेंड हैंड गुड्स, जो गुड ऑलरेडी सेल या परचेज किया जा चुका है पहले, उसको वापस से इंक्लूड नहीं करना, ये भी पुराना वाला ही हमारा। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स वाली जो कमीशन आप पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपको ऐड करना, कमीशन ऐड करना इसका भी, और ये फाइनेंशियल एसेट्स वाले का, मतलब जो ब्रोकरेज है ना वो देना है, क्योंकि सर्विस तो अभी क्रिएट हुई ना, इसलिए उसका ब्रोकरेज अभी काउंट होगा। लेकिन वो चीज का नहीं काउंट होगा, वो ऑलरेडी पहले इंक्लूड किया जा चुका। देन परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स, तो उनका भी ऐड नहीं करना, लेकिन उनसे रिलेटेड ब्रोकरेज ऐड करना। एक क्वेश्चन दिमाग में आया था, हाउस होल्ड्स भी तो जैसे ऐसा कर सकते हैं ना कि कोई सामान खरीदा और उसको आज अभी यूज नहीं किया, बाद में यूज किया, तो फिर आप उसको काउंट करोगे नहीं, खरीद तो आज लिया लेकिन यूज नहीं किया, तो वो वाला एक्सपेंडिचर काउंट होगा नहीं, वो वाला एक्सपेंडिचर 100% काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड ने कोई चीज खरीदी तो हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया कि उसने कंजम्पशन कर लिया। दूध डेयरी वाला घर तक नहीं आता देखने के लिए कि आपने चाय बनाई कि नहीं बनाई। अब दूध ले आए आप, अब चाय आज बनाओ, शाम को बनाओ, कल बनाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डीप फ्रीज करके रख लो, 4 दिन बाद बनाना चाहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न है उसने आपको दूध सेल कर दिया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब वो घर जाके कब चाय बनाएगा, कब उसके घर मेहमान आएंगे, कब हमको पिलाएगा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। सो हाउस होल्ड्स के बाद, ठीक है। तो ये चारों चीजें इंक्लूडेड नहीं है। एक चीज है जो इंक्लूडेड है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, ये इम्प्यूटेड वही है, मैंने बोला नया कुछ नहीं है, पुराने नहीं। तो ये इम्प्यूटेड वाला सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, इम्प्यूटेड रेंट वगैरह वगैरह, वो जो एक्सपेंडिचर है वो काउंट होगा, वो इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्टिव सर्विस है। तो जब प्रोडक्टिव सर्विस है तो उसके से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो भी काउंट, ठीक। ये प्रिकॉशंस थे और ये इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट बेस कवर हो गया। सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर करने की कोशिश की। यदि कोई टॉपिक छूट गया है, किसी बुक से रिलेटेड है, कुछ है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, वो टॉपिक आपको दोबारा फिर से वीडियो ऐड करके पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे ये नेशनल इनकम हैशटैग वाले वीडियो चल रहे हैं, नेशनल इनकम 1 2 3 अब 1 से लेके ऑलमोस्ट 14 तक आ गए, तो ये 15th वीडियो है, ठीक है। सो इसके पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं सारा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और मैंने कोशिश की है कि 15 वीडियोस के अंदर कुछ वीडियोस एक्सटेंडेड टाइम की भी हुई है, लेकिन बात टाइम की नहीं है। बात यह है कि यदि आपने एक बार बैठक पे, एक सिटिंग पे आपने एक वीडियो सुना, तो आपको वो क्लियरिटी मिल जानी चाहिए कि सारी चीजें कवर हो गई है। और इसके स्क्रीनशॉट लेके, जैसे कि मैं बीच में कुछ टाइम हट जाता हूँ, अभी भी हट गया, ऐसा किसी मोमेंट पे मैं वीडियो में हटता जरूर हूँ, तो आप उस स्क्रीन का वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट्स के फॉर्म में लिख भी लो,
इस वीडियो के लिए एक स्पेशल बात वो पहले बतानी थी, अब लास्ट में बता रहा हूँ कि वीडियोस चलते हैं, जब भी कभी आगे की भी वीडियो देखो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि जो चीज के बारे में बता रहे हैं कुछ पॉइंट यदि आप लिख लोगे आपको लगेगा कि बिल्कुल क्लासरूम टाइप ही चल रहा है। ठीक है, सो ये चीज है, ये आपकी एक्सपेंडिचर मेथड थी। अब हम अगली वीडियोस में मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, रैंडम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, और क्योंकि अब हमको सब कुछ पता है, ठीक है, तो अब हम ये नहीं सोच रहे कि भाई इनकम मेथड के न्यूमेरिकल एक्सपेंड, हाँ अब तो न्यूमेरिकल है, अब तो जो है वो हमारे सामने, सो विल पिक अ रैंडम न्यूमेरिकल एंड विल सॉल्व। इफ एट ऑल यू गेट समथिंग व्हिच you are finding it difficult in national income wala unit, so please post, please comment so that I can revert it. Okay, thank you.